मैं चंदन कुमार गुप्ता आपका आईबी टेक्निकल क्लासेज में स्वागत करता हूं। क्या है कि हम लोग पिछले क्लास में मशीन के एसी मशीन के सिलेबस के बारे में स्टडी किए थे और कुछ हमने आपको कुछ सिलेबस से आगे बढ़कर उसमें 3 फेज इंडक्शन मशीन के बारे में भी कुछ समझाया था। लेकिन हम अब आज से कुछ बेसिक नॉलेज के भी बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करेंगे। ये समझ के चलते हैं कि आप लोगों को अब तक सिलेबस का नॉलेज हो चुका होगा, और अगर आप लोगों को पूरी तरीका से इस एसी मशीन के सिलेबस के बारे में नहीं मालूम भी होगा तो आप पीडीएफ फाइल देख सकते हैं सिलेबस का, जिसमें एसी मशीन के पूरे सिलेबस का जिक्र किया हुआ होगा। लेकिन आज से हम क्लियरली एसी मशीन को चालू करेंगे और उसमें हम कुछ बेसिक नॉलेज लेंगे। जैसा कि हम लोग मशीन की बात करें तो जब भी हम लोग मशीन की बात करते हैं तो उसमें हमारा एक ही बात ध्यान में आता है, और हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि वे सारे टूल्स या वे सारे इक्विपमेंट्स जो कहीं ना कहीं हमारे ह्यूमन एफर्ट्स को क्या करते हैं, सिंपली मिनिमाइज कर दें। तो सिंपली मशीन को हम डिफाइन करते चले, जो पीछे हम क्लास में भी डिफाइन किए थे। तो थोड़ा सा हम आज से बेसिक नॉलेज से लेकर चल रहे हैं और स्टार्ट से लेकर चल रहे हैं। तो हम ये लेकर नहीं चल रहे हैं कि हम पिछले क्लास में आप लोगों को कुछ नॉलेज दिए थे, हम मानकर चल रहे हैं केवल आप लोगों को सिलेबस तक की जानकारी है, इसलिए हम आज शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें मशीन के बारे में हम लोग जानते हैं कि द टूल्स दैट मिनिमाइज द ह्यूमन एफर्ट्स एंड मेक द वर्क इजीएस्ट फॉर द पीपल। कहने का मतलब है कि वे सारे टूल्स, वे सारे इक्विपमेंट्स जो हमारे ह्यूमन एफर्ट्स को क्या कर दें, मिनिमाइज कर दे, और सारे वर्क को जो भी हम काम करने वाले हैं उस जब हम इक्विपमेंट के सहारे करें तो वो सारे वर्क हमारे लिए क्या हो जाए, इजीएस्ट हो जाए, आसान हो जाए। तब उस प्रकार के मशीन को हम लोग उस प्रकार के इक्विपमेंट्स, उस प्रकार के टूल्स को हम किसके अंतर्गत रखते हैं, मशीन के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है। लेकिन हम लोगों को पढ़ना है इलेक्ट्रिकल मशीन। तो इलेक्ट्रिकल मशीन के बारे में अगर हम समझें तो इसको सिंपली हम कह सकते हैं कि द मशीन विच इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फील्ड। कहने का मतलब है कि वे सारे मशीन जो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फील्ड में यूज किए जा रहे हैं, वो सारे के सारे इलेक्ट्रिकल मशीन के अंतर्गत रखे जाते हैं। और अगर दूसरे लैंग्वेज में कहें तो दैट मशीन विच यूज इलेक्ट्रिकल सिग्नल एज इनपुट। कहने का मतलब है कि वे मशीन जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इनपुट के रूप में यूज करें एंड यूज इलेक्ट्रिकल सिग्नल एज आउटपुट इज नोन एज इलेक्ट्रिकल मशीन। ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल मशीन का जब भी हम जिक्र करेंगे तो यही बोलेंगे वे सारे मशीन जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फील्ड में यूज किए जाते हैं। यानी कहने का मतलब अगर दूसरे लैंग्वेज में कहें तो वो इनपुट के रूप में या तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल लें या फिर आउटपुट के रूप में इलेक्ट्रिकल सिग्नल दें, तब उस प्रकार के मशीन को हम कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल मशीन के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है। अब हम आगे जब इलेक्ट्रिकल मशीन के और आगे चलकर बढ़ते हैं तो उसमें अगर अकॉर्डिंग टू सप्लाई देखा जाए, अकॉर्डिंग टू सप्लाई, सप्लाई कहने का मतलब केवल इनपुट की बात नहीं करते हैं, सप्लाई की मतलब आउटपुट भी हो सकता है। यानी अगर हम मशीन को सप्लाई दे रहे हैं तब उस मशीन को कहेंगे कि हम उस मशीन को कहीं ना कहीं सप्लाई इनपुट कर रहे हैं। लेकिन जब हम मशीन से सप्लाई ले रहे हैं तब हम कहेंगे कि उस मशीन से हमने सप्लाई यानी इलेक्ट्रिकल सप्लाई को क्या किया, आउटपुट किया। तो ये डिपेंड करता है कि सप्लाई इनपुट है कि आउटपुट, उससे हमको मतलब नहीं है। लेकिन अकॉर्डिंग टू अगर सप्लाई की बात करें तो इलेक्ट्रिकल मशीन आगे चलकर 2 पार्ट में बढ़ जाता है, पहला डीसी मशीन और दूसरा एसी मशीन। अकॉर्डिंग टू सप्लाई अगर बात करें तो मशीन हमारे कितने इलेक्ट्रिकल मशीन कितने भाग में बढ़ते हैं, 2 भाग में बढ़ते हैं, पहला डीसी मशीन और दूसरा एसी मशीन। चलिए, तो डीसी मशीन कब कहेंगे कि वे सारे इलेक्ट्रिकल मशीन या वे सारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में यूज किए जाने वाले, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फील्ड में यूज किए जाने वाले मशीन जो कहीं ना कहीं डीसी इलेक्ट्रिकल इनपुट या डीसी इलेक्ट्रिकल आउटपुट सप्लाई का यूज करते हैं, तब उस प्रकार के मशीन को हम लोग डीसी मशीन के अंतर्गत रखते हैं। और डीसी मशीन की बात करें तो यानी कहीं ना कहीं डीसी मशीन भी आगे चलकर 2 पार्ट में बढ़ता है, और डीसी मशीन के अंतर्गत हम लोग डीसी मोटर और डीसी जनरेटर के अध्ययन करते हैं, जो कि आप 10th क्लास में भी पढ़े होंगे, इंटर क्लास में भी पढ़े होंगे। अगर आप पढ़े होंगे तो उसमें आप लोग पढ़े होंगे कि मोटर और जनरेटर का नाम सुने होंगे। तो मोटर में आप लोगों ने सुना होगा कि मोटर
जो इलेक्ट्रिकल इनपुट ले और मैकेनिकल आउटपुट दे, वो सारे मशीन कहीं ना कहीं मोटर के अंतर्गत आते हैं। लेकिन वो मशीन जो मैकेनिकल इनपुट ले और इलेक्ट्रिकल आउटपुट दे, वो सारे जनरेटर के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जब हम डीसी मशीन को आगे स्टडी करते हैं तो उसको दो भाग में बांटते हैं, एक डीसी मोटर और एक डीसी जनरेटर। वे सारे मशीन जो इलेक्ट्रिकल इनपुट के रूप में डीसी सप्लाई ले और आउटपुट के रूप में मैकेनिकल आउटपुट दे, तब उस प्रकार के मशीन को डीसी मोटर के अंतर्गत रखा जाता है। लेकिन जब हमारा वे सारे इलेक्ट्रिकल मशीन जो इनपुट के रूप में मैकेनिकल इनपुट ले और आउटपुट के रूप में डीसी सप्लाई आउटपुट करे, तब उस प्रकार के मशीन को डीसी जनरेटर के अंतर्गत रखा जाता है। तो हमने शुरू में ही बोला कि वे सारे इलेक्ट्रिकल मशीन जिनके इनपुट या आउटपुट में इलेक्ट्रिकल सप्लाई हो, तब उस प्रकार के मशीन को किसके अंतर्गत रखते हैं? इलेक्ट्रिकल मशीन के अंतर्गत रखते हैं। और डीसी मशीन की बात करें तो उनके इनपुट या आउटपुट सप्लाई में डीसी हो, तब उस प्रकार के मशीन को किसके अंतर्गत रखते हैं? डीसी मशीन। तो आप ध्यान दीजिए, जो मोटर है वो कहीं ना कहीं डीसी सप्लाई को इनपुट कर रहा है और जो जनरेटर है वो डीसी सप्लाई को क्या कर रहा है? आउटपुट कर रहा है। तब ये मोटर हो या जनरेटर हो, इन दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं? डीसी मशीन है। उसी तरीका से हमारा इलेक्ट्रिकल मशीन एक और भाग में बटा होता है जिसको हम एसी मशीन के अंतर्गत रखते हैं। और यह एसी मशीन दो भाग में बटा होता है। सिंपली अगर हम देखें तो एसी मशीन दो भाग में बांटते हैं, एक मोटर और एक जनरेटर। लेकिन उसका सिंपली नाम देते हैं, अगर एसी पर डिपेंडेंट है इसलिए एक एसी मोटर और एक एसी जनरेटर। तो एसी मोटर कहने का मतलब, तो मोटर तो हम लोग सिंपली जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल इनपुट ले और मैकेनिकल आउटपुट दे। तो अगर एसी मोटर कर रहे हैं, स्पेशल नाम दे रहे हैं, उस मोटर में एसी मोटर हम जोड़ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में जो इनपुट यूज करेगा वो एसी सप्लाई यूज करेगा और आउटपुट में मैकेनिकल देगा। अगर हम एसी जनरेटर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो तो जनरेटर ही है, जिसको जो हमको मालूम है कि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल आउटपुट देगा और मैकेनिकल इनपुट लेगा। या अब कह रहे हैं कि एसी जनरेटर है, इसका कहने का मतलब है कि वो इनपुट तो मैकेनिकल ही देगा लेकिन आउटपुट के रूप में कैसा सप्लाई देगा? एसी सप्लाई देगा। तो उस प्रकार के मशीन को किसके अंतर्गत रखते हैं? एसी जनरेटर के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सारे बातें समझ चुके हैं, बेसिक नॉलेज है हमारे मशीन और इलेक्ट्रिकल मशीन के बारे में। मशीन के बारे में हम लोगों ने समझा कि मशीन कहीं ना कहीं जो ह्यूमन एफर्ट्स को कम करे और हमारे काम को क्या करे? इजीएस्ट बनाए। अगर इलेक्ट्रिकल मशीन की बात करें तो वो सारे मशीन जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फील्ड में यूज किया जाए या फिर इलेक्ट्रिकल इनपुट के रूप में इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इनपुट के रूप में यूज करे वो मशीन, या फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल को आउटपुट के रूप में यूज करे, तो उस प्रकार के मशीन को इलेक्ट्रिकल मशीन के अंतर्गत रखते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अकॉर्डिंग टू सप्लाई, तब उस प्रकार के इलेक्ट्रिकल मशीन को हम दो भाग में बांटते हैं, एक डीसी मशीन और एक एसी मशीन। जब हम आगे बढ़ते हैं तो डीसी मशीन भी आगे चलकर दो भाग में बढ़ जाता है, कि डीसी मोटर और डीसी जनरेटर, जो बेसिक नॉलेज की बातें हैं, जिसमें मोटर के बारे में हम सिंपली जानते हैं कि मोटर क्या करता है? इलेक्ट्रिकल इनपुट लेता है और मैकेनिकल आउटपुट देता है। लेकिन हम डीसी मोटर यानी स्पेशल कहीं ना कहीं जिक्र कर रहे हैं डीसी मोटर, तो इसका मतलब पता चलता है कि वो कहीं ना कहीं इनपुट के रूप में डीसी सप्लाई लेगा और आउटपुट के रूप में मैकेनिकल आउटपुट देगा। लेकिन जब हम बात करते हैं डीसी जनरेटर, तो अगर सिंपली जनरेटर कहते हैं तो आप लोग को दिमाग में ये नॉलेज आ चुका होता कि जनरेटर की बात कर रहे हैं सर, अगर यानी कहने का मतलब है वो मैकेनिकल इनपुट लेगा और इलेक्ट्रिकल आउटपुट देगा। लेकिन जब हम डीसी जनरेटर बोल रहे हैं, यानी यहाँ पर स्पेशल नाम जुड़ा हुआ है, यानी कहीं ना कहीं वो मैकेनिकल इनपुट तो लेगा ही, लेकिन आउटपुट के रूप में जो देगा वो डीसी सप्लाई देगा। क्लियर है? वैसे ही अगर हम बात करें एसी मशीन की, तो कहीं ना कहीं वो एसी दो भाग में बढ़ता है, एसी मोटर और एसी जनरेटर। लेकिन हम मोटर तो आप सिंपली जानते हैं, लेकिन हम यहाँ नाम में जोड़ दिए एसी मोटर। तो एसी मोटर कहने का मतलब वो सप्लाई के रूप में क्या लेगा? इनपुट के रूप में एसी सप्लाई लेगा और कहीं ना कहीं आउटपुट के रूप में जो सिंपली जो देता है ऑलवेज मैकेनिकल आउटपुट देगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर एसी जनरेटर की बात करें तो जनरेटर हमारा क्या है? सिंपली जनरेटर एक प्रकार का जो मशीन ही है, लेकिन हम यहाँ पर एसी जनरेटर जोड़ दिए हैं, इसलिए ये इनपुट के रूप में मैकेनिकल ही लेगा लेकिन आउटपुट के रूप में कैसा सप्लाई देगा? एसी सप्लाई देगा। तब उस प्रकार के मशीन को एसी जनरेटर के अंतर्गत रखते हैं। ये सारी बेसिक नॉलेज की बातें हैं। अब आगे की बात हम करेंगे, जो आगे चलकर हमें एसी मशीन में होने वाले फायदे को समझाएगा कि क्या क्या इससे फायदा, इन सारे चीजों की बेसिक नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, बहुत सारे लड़कों को हम पिछले क्लास में कंफ्यूजन सुने
कि सर हमको डीसी मशीन में बहुत सारे कंफ्यूजन्स हो सकते हैं, क्योंकि पिछले सेमेस्टर में हमारा सारा चीज क्लियर नहीं है। लेकिन इस बात की थोड़ी सी भी आप चिंता ना करें, जब हम यहाँ पर खड़े हैं तो कहीं ना कहीं आपको जो डीसी मशीन में अगर कंफ्यूजन्स भी होंगे तो हम इस बात को समझ कर चलते हैं कि हम ये बात सोच कर चल रहे हैं कि आपके पास मशीन के बारे में जीरो नॉलेज है और हमको एसी मशीन जीरो से लेकर हायर तक पढ़ा लेना है। इसलिए हम ये नहीं सोचकर चल रहे हैं कि आप डीसी पढ़े होंगे या एसी पढ़े होंगे, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। हमको एसी मशीन क्लियर करना है और हम एसी मशीन क्लियर करके रहेंगे। ये केवल सेमेस्टर के हिसाब से नहीं, हम आपके कंपटीशन के हिसाब से, हम आपके आने वाले कंपटीशन में सारे ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर करवाएंगे और न्यूमेरिकल्स के साथ साथ चलेंगे। तो इसके बारे में थोड़ी सी भी टेंशन नहीं लेनी है कि सर पिछले सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर में हमारा डीसी मशीन क्लियर नहीं हो पाया। हमको उससे कोई मतलब नहीं है, बस इतना मतलब है कि हमको एसी मशीन जीरो से हीरो बनाना है आप लोगों को। तो इस बारे में थोड़ा सा भी टेंशन न ले। डीसी में जो भी टेंशन होगा, अगर हमको लगेगा कि यहाँ पर डीसी की जरूरत है, वहां पर हम आपको क्लियर करते चलेंगे। अगर डीसी मशीन की बात होगी, अगर आपको डीसी मशीन पूरी तरीका से जीरो है, आपको थोड़ी सी भी नॉलेज नहीं है, तो हो सकता है आप डिमांड कर सकते हैं इस क्लास से, ऑनलाइन क्लास से, कि सर हम लोग का डीसी मशीन का भी एक एक्स्ट्रा क्लास चालू किया जाए। तो हो सकता है वो चालू हो जाए, लेकिन अगर हम एसी मशीन पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा एसी मशीन पर, लेकिन इस बारे में थोड़ा सा भी आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। चलिए बात करते हैं आगे। तो क्या है कि अब हम लोग थोड़ा सप्लाई सिस्टम के बारे में नॉलेज रखेंगे कि सप्लाई सिस्टम क्या क्या होते हैं। वो भी सप्लाई सिस्टम में तो सिंपली जान गए कि सप्लाई दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट सप्लाई डीसी सप्लाई और एक एसी सप्लाई अल्टरनेटिंग सप्लाई। लेकिन हम लोग मेनली रूप से अबाउट एसी सप्लाई यानी एसी सप्लाई के बारे में जानेंगे, क्योंकि बहुत सारे लड़कों को ये जब नए नए आते हैं, हम जहां तक समझते हैं कि जब आप नए नए स्टडी कर रहे होते हो तो वहां पर क्या बहुत सारे कंफ्यूजन्स क्रिएट हो जाते हैं। तो वो सारे कंफ्यूजन्स ना आए, ये मानकर चल रहे हैं आपके पास जीरो नॉलेज है मशीन के, वो भी मशीन में एसी मशीन के बारे में जीरो नॉलेज है। तो उस जीरो नॉलेज से हम लेकर चल रहे हैं और हम मान कर चलते हैं कोई नॉलेज नहीं। तो हम कहीं ना कहीं अगर बात करते हैं अबाउट एसी सप्लाई, तो इसमें एसी सप्लाई की अगर बात करें तो एसी सप्लाई जो होता है वो कहीं ना कहीं दो प्रकार का होता है, एक सिंगल फेज सप्लाई और एक थ्री फेज सप्लाई। आप जनरली घर में भी अपन नाम सुनते होंगे कि सिंगल फेज सप्लाई और थ्री फेज सप्लाई, यानी सिंगल फेज सिस्टम थ्री फेज सिस्टम, सिंगल फेज मोटर थ्री फेज मोटर, ये सारे नाम आप सुन रहे होंगे। तो हम इस सप्लाई सिस्टम में अगर एसी सप्लाई सिस्टम की बात करें तो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक सिंगल फेज सप्लाई और एक थ्री फेज सप्लाई। अब सिंगल फेज सप्लाई के बारे में चूंकि हम पिछले क्लास में भी थोड़ा सा जिक्र किए हैं, लेकिन मानकर चलते हैं कि पिछले क्लास में हमने केवल सिलेबस का जिक्र किया था। हम एकदम जीरो से हम ये लेकर चल रहे हैं कि आज हम शुरू से स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि एसी सप्लाई जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, एक सिंगल फेज सप्लाई और दूसरा थ्री फेज सप्लाई। अगर सिंगल फेज सप्लाई की बात करें तो सिंगल फेज सप्लाई किसे कहते हैं भाई, तो सिंगल फेज सप्लाई में क्या होता है कि हमारे सिंगल फेज सप्लाई में कितने वायर सिस्टम होते हैं, 2 वायर सिस्टम होता है। सिंगल फेज सप्लाई सिस्टम कितने वायर का होता है, 2 वायर सिस्टम का होता है। इसमें 2 वायर होते हैं, एक फेज वायर होता है और एक न्यूट्रल वायर होता है। कभी कभी आप फेज वायर को लाइव वायर कहते हैं, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। फेज वायर और लाइव वायर दोनों ही क्या है, सेम है। लेकिन हम इसका मेन मतलब समझते हैं कि फेज वायर होता क्या है। तो देखिए फेज वायर क्या होता है या लाइव वायर क्या होता है कि वो वायर जो हाई पोटेंशियल पर हो, पोटेंशियल कहने का मतलब जिसका विभव, हिंदी में बात करें विभव या इंग्लिश में कहें तो पोटेंशियल, तो कहीं ना कहीं अगर वो वायर हाई पोटेंशियल पर हो तब उस प्रकार के वायर को हम फेज वायर के अंतर्गत या लाइव वायर के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम न्यूट्रल वायर की बात करते हैं, किस वायर की बात करते हैं, न्यूट्रल वायर की बात करते हैं। दो सिंगल फेज सप्लाई सिस्टम में कितने वायर होते हैं, 2 वायर होते हैं, एक फेज वायर और एक न्यूट्रल वायर, ठीक है। तो अगर फेज वायर की बात करें तो किस पोटेंशियल पर होगा, हाई पोटेंशियल पर होगा। और अगर न्यूट्रल वायर की बात करें तो कहीं ना कहीं किस पोटेंशियल पर होगा, जीरो पोटेंशियल पर होगा। उसकी पोटेंशियल कितनी होगी, जीरो होगी। यानी ये दोनों वायर मिलकर एक हाई पोटेंशियल और एक जीरो पोटेंशियल मिलकर एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करते हैं। कहां पर, जिस मशीन को हम सप्लाई इनपुट कर रहे हैं। लेकिन वो बातें अलग हैं। लेकिन हम लोग एक सप्लाई सिस्टम, एसी सप्लाई सिस्टम के बारे में, सिंगल फेज के बारे में जानना है तो सिंगल फेज में कितने वायर सिस्टम होते हैं, 2 वायर सिस्टम होते हैं। जिसमें कितने वायर, कौन कौन सा वायर होता है, एक फेज वायर होता है, यानी उसको अगर दूसरे नाम से कहें तो लाइव वायर, और दूसरा वायर कौन सा होता है, न्यूट्रल वायर होता है। क्लियर है।
तो यहाँ पर फेज वायर में क्या होता है कि वो किस पोटेंशियल पर होगा, हाई पोटेंशियल पर, और न्यूट्रल वायर का मतलब होता है वो कहीं ना कहीं किस पोटेंशियल पर होगा, जीरो पोटेंशियल पर होगा। तब उस प्रकार के सप्लाई को हम सिंगल फेज सप्लाई के नाम से जानते हैं। लेकिन जैसे ही आप नाम सुन रहे हैं थ्री फेज सप्लाई, तो उस नाम से ही नाम से ही क्लियर हो जाता है कि थ्री फेज सप्लाई है। तो यहाँ पर कितने वायर सिस्टम होंगे, 3 वायर सिस्टम होंगे। मेनली हो सकता है 4 वायर सिस्टम हो, आप आगे पढ़ेंगे 4 वायर सिस्टम, 6 वायर सिस्टम, 12 वायर सिस्टम, ये सबसे हमको कोई लेना देना ही है, हमको मेन वायर सबसे मतलब है। तो यहाँ पर 3 फेज वायर सिस्टम में कितने वायर होते हैं, 3 वायर होते हैं। 3 फेज में कितने वायर होते हैं, 3 वायर सिस्टम होते हैं, जिसमें हम लोगों को मेनली 3 वायर, और 3 वायर में कौन कौन सा वायर होता है, तो तीनों के तीनों ही वायर हाई पोटेंशियल पर होते हैं। तीनों के तीनों वायर किस पोटेंशियल पर होते हैं, हाई पोटेंशियल पर होते हैं, जिसमें तीनों वायर का नाम सिंपली हम लोग RYB किस वायर के नाम से जानते हैं, एक को R फेज के नाम से जानते हैं, और दूसरे को Y फेज के नाम से, और तीसरे को B फेज के नाम से जानते हैं। यानी कितने वायर सिस्टम होता है, 3 वायर सिस्टम होता है, और 3 वायर सिस्टम, तीनों वायर सिस्टम का नाम क्या होता है, R फेज, Y फेज और B फेज। क्लियर है, शायद आपको नीचे नहीं दिख रहा होगा, यहाँ देख लीजिए, ये 3 वायर सिस्टम होता है, 3 फेज वायर सिस्टम होता है। ठीक है, इसमें 3 वायर होते हैं, एक R फेज, एक Y फेज और एक B फेज। अब इसके बारे में समझते हैं। देखिए क्या है कि ये तीनों के तीनों ही वायर, जब हम बोल रहे हैं कि ये 3 फेज है और 3 वायर सिस्टम होगा, तो हमने क्लियर किया कि ये 3 वायर सिस्टम जो है, तो यहाँ पर तीनों के तीनों किस पोटेंशियल पर होंगे, हाई पोटेंशियल पर होंगे। इसका मतलब हाई पोटेंशियल कहने का मतलब ये तीनों के तीनों सेम पोटेंशियल पर नहीं होंगे। हम ये करेंगे तीनों हाई पोटेंशियल पर होंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि तीनों सेम पोटेंशियल पर होंगे। अरे तीनों वायर के बीच में क्या होगा ना कि इसमें से कोई भी वायर जीरो पोटेंशियल पर नहीं होगा। एक हो सकता है पॉजिटिव में हाई पोटेंशियल पर हो, एक हो सकता है निगेटिव में हाई पोटेंशियल पर हो, और एक हो सकता है इसमें अपने आप बिहेव करेगा, एक उसको एट अ टाइम। क्योंकि आप लोग एसी सप्लाई सिस्टम के बारे में अगर नॉलेज रखते हैं, थोड़ी सी भी एसी सप्लाई सिस्टम के बारे में नॉलेज रखते हैं, तो एसी सप्लाई सिस्टम में आप लोग जान रहे होंगे कि एसी सप्लाई सिस्टम में क्या होता है कि टाइम के अनुसार जो हमारा करेंट का वैल्यू है वो कहीं ना कहीं घटते बढ़ते रहता है, और उसमें एक पॉइंट ऐसा भी आता है जहां पर वो किसकी तरह बिहेव, यानी एक पॉइंट ऐसा भी आता है जहां पर उस किसी खास वायर में करंट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, पोटेंशियल कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, वो टाइम आता है। तो क्या होता है कि ये तीनों के तीनों वायर एक हाई पोटेंशियल की तरह बिहेव करते हैं। हो सकता है एक हाई पॉजिटिव में हाई पोटेंशियल पर हो, एक नेगेटिव में हाई पोटेंशियल पर हो, और एक जब टाइम वेरिएंट होता है, क्योंकि ये कैसा होता है सिस्टम, टाइम वेरिएंट होता है, तो हो सकता है उस टाइम इंस्टेंट पर जब ये पॉजिटिव में हाई पोटेंशियल पर है और नेगेटिव में हाई पोटेंशियल, तो हो सकता है ये उस टाइम पर ये जीरो पोटेंशियल पर। लेकिन ये भी कभी हाई पोटेंशियल पर जाता है, ये भी कभी लो पोटेंशियल पर जाता है निगेटिव में, ये भी कभी, ये एक दूसरे को वैरी करते रहते हैं। क्लियर सी बात समझो क्या होता है। हो सकता है आप जल्दी जल्दी हम बोल दें, लेकिन धीरे धीरे आप समझो क्या होता है कि 3 फेज वायर सिस्टम में कितने वायर होते हैं, मेनली 3 वायर होते हैं, और तीनों के तीनों वायर का नाम सिंपली अगर कहें तो RYB आप नाम सुनते होंगे। अब क्या होता है कि हम क्या करें कि तीनों के तीनों वायर किस पोटेंशियल पर होंगे, हाई पोटेंशियल पर होंगे। इसका कहने का मतलब ये नहीं हुआ कि एट अ टाइम ये तीनों के तीनों सेम हाई पोटेंशियल पर होंगे, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि एसी सप्लाई सिस्टम जो होता है वो टाइम वेरिएंट होता है, यानी टाइम के अनुसार उसमें पोटेंशियल और करंट की वैल्यू लगातार क्या होती है, बदलते रहती है। तो क्या होता है कि हो सकता है कि एट इंस्टेंट क्या होगा कि ये एक, अगर मान लेते हैं आर फेज हाई पोटेंशियल पर है, क्या है, आर फेज पॉजिटिव हाई पोटेंशियल पर है, और उसी टाइम इंस्टेंट पर बी फेज निगेटिव हाई पोटेंशियल पर है, तो हो सकता है उसी टाइम इंस्टेंट पर वाई फेज किस पोटेंशियल पर हो जाए, जीरो पोटेंशियल पर हो जाए। इसका कहने का मतलब ये नहीं हुआ कि ये हमेशा जीरो पर रहेगा। हमेशा अगर जीरो रहता है तो इसको न्यूट्रल वायर के नाम देते हैं। लेकिन क्या होता है कि पुनः एक टाइम ऐसा आता है जहां पर ये हो सकता है जीरो, ये हो सकता है पॉजिटिव हाई, और ये हो सकता है निगेटिव हाई। इसका मतलब हमें क्लियर रखना है कि ये तीनों टाइम के अनुसार इनका पोटेंशियल क्या करते रहता है, वैरी करते रहता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि यह फेज वायर है, न्यूट्रल वायर है, तो हमेशा ही न्यूट्रल वायर किस पोटेंशियल पर रहेगा, जीरो पोटेंशियल पर, और फेज वायर किस पोटेंशियल पर रहेगा, हाई पोटेंशियल पर। आप लोग याद रखिए। हाँ, फेज वायर क्या होता है कि अगर फेज वायर में अपना कनेक्शन सप्लाई कर देते हैं तो उसके बाद थोड़ा सा चेंजिंग
आता है, यहाँ पर फेज वायर में उसका वैल्यू चेंज करता है पोटेंशियल का और करंट का। लेकिन क्या होता है कि अभी तो ये 3 फेज वायर सिस्टम में ऐसा ही होता है। हम इसको आगे भी चलकर पूरा फिगर के साथ रोटेशनल फेजर डायग्राम और इंस्टेंटेनियस फेजर का डायग्राम, आप फेजर डायग्राम के बारे में भी पढ़ेंगे तो वहां पर हम आप लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, तो ये बात हो गया इसमें, और हम आगे चलकर पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा और बेसिक नॉलेज के बारे में अबाउट कनेक्शन। आप लोग ये तो समझ चुके होंगे कि हमारा जो एसी सप्लाई सिस्टम होता है वो कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। एक सिंगल फेज सप्लाई सिस्टम होता है और एक 3 फेज सप्लाई सिस्टम होता है। ठीक है, सिंगल फेज सप्लाई सिस्टम में कितने वायर होते हैं, 2 वायर सिस्टम होते हैं। 2 वायर सिस्टम में एक फेज वायर होता है और एक क्या होता है, न्यूट्रल वायर होता है। फेज वायर हाई पोटेंशियल पर रहेगा और न्यूट्रल वायर किस पोटेंशियल पर होगा, 0 पोटेंशियल पर होगा। और बात करें 3 फेज सिस्टम की, तो 3 फेज सिस्टम में कितने मेनली 3 वायर सिस्टम होते हैं। और 3 वायर सिस्टम में अगर तीनों का नाम दे तो आर फेज, वाई फेज और बी फेज, यानी तीनों के तीनों कैसे वायर होते हैं, फेज वायर, लाइव वायर होते हैं। और तीनों के तीनों किस पोटेंशियल पर होते हैं, हाई पोटेंशियल पर। हम बार बार आप लोगों को समझा रहे हैं कि हाई पोटेंशियल कहने का मतलब ये कतई हम नहीं कर रहे हैं कि वो एट इंस्टेंट वो तीनों के जो वोल्टेज की वैल्यू होगी या पोटेंशियल की वैल्यू होगी एट इंस्टेंट तीनों सेम वैल्यू पर होगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये तीनों का टाइम वेरिएंट होते हैं, तीनों में पोटेंशियल टाइम वेरिएंट होता है, तीनों में करंट टाइम वेरिएंट होता है। तो कहीं ना कहीं ये टाइम के अनुसार इस पर पोटेंशियल डिपेंड करता है। हो सकता है एट इंस्टेंट आर फेज पॉजिटिव हाई पोटेंशियल पर हो, बी उसी टाइम पर नेगेटिव हाई पोटेंशियल पर हो और वाई उसी टाइम पर 0 पोटेंशियल पर हो। लेकिन ये कहना ये नहीं सही है कि वाई जो है हमेशा 0 पोटेंशियल पर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। टाइम ऐसा आएगा जहां पर आर 0 पोटेंशियल पर चला जाएगा, वाई हाई पोटेंशियल पर चला जाएगा और बी निगेटिव लो पोटेंशियल पर चला जाएगा। यानी इनका टाइम के अनुसार क्या होगा, वेरिएशन होगा। हो सकता है लड़कों के मन में ये कंफ्यूजन होने लगे, सर आप क्या क्या बोल रहे हैं, हमको कुछ समझ में नहीं है। लेकिन इतना बात क्लियर रखो कि जब हम ये बात करें तो ये समझ लो कि कहीं ना कहीं हम ये बात आगे चलकर पूरी तरीका से क्लियर करेंगे अकॉर्डिंग टू फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम हम आगे चलकर पढ़ेंगे, 2 टाइप के होते हैं, एक रोटेशनल और एक इंस्टेंटेनियस। और दोनों फेजर डायग्राम के थ्रू हम आपको समझाएंगे कि कैसे इनका वेरिएशन होता है। तो हम लोग बेसिक नॉलेज के बारे में समझ गए। हम लोग बेसिक नॉलेज में हम लोगों ने सीखा अबाउट एसी सप्लाई सिस्टम। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा बेसिक नॉलेज में अबाउट कनेक्शन की बात करते हैं। तो जब हम अबाउट कनेक्शन की बात करते हैं एसी सप्लाई सिस्टम में, तो कनेक्शन की बात करें तो हम बेसिक में नेटवर्क पढ़े होंगे। अगर मानकर चलते हैं कि थोड़ा सा आप स्टडी किए हैं तो नेटवर्क पढ़े होंगे, तो उसमें आप कनेक्शन के बारे में पढ़े होंगे और बार बार नाम सुनते होंगे स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन। तो उसी तरीका से हमारे एसी सप्लाई सिस्टम में 2 प्रकार के कनेक्शन होते हैं, एक स्टार कनेक्शन और दूसरा डेल्टा कनेक्शन। अगर वाइंडिंग के किसी एक पॉइंट को, मानी अगर 3 वाइंडिंग है और तीनों वाइंडिंग के एक पॉइंट को कॉमनली अटैच कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, वाइंडिंग के चलिए आपका किसी वजह से वीडियो पॉज होने के कारण कुछ लेक्चर रुक गया था, इसलिए हम थोड़ा सा फिर से जिक्र कर देते हैं। क्या है कि हम लोग एसी सप्लाई सिस्टम में इस कनेक्शन के बारे में जिक्र करते हैं। इसका भी कहीं ना कहीं बेसिक में यूज होने वाला है आगे चल के। ये बेसिक नॉलेज है और इसका आगे चलकर एसी मशीन में यूज होने वाला है, इसलिए हम इसका भी जिक्र कर लेते हैं। तो कनेक्शन कितने प्रकार के हम लोग सिंपली पढ़ेंगे, 2 प्रकार के कनेक्शन का यूज करेंगे अपने एसी मशीन के अंतर्गत, एक है स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन। कहीं ना कहीं आप नेटवर्क में भी इसका नाम का जिक्र सुने होंगे और उसमें थोड़ा सा कुछ स्टडी किए होंगे। लेकिन हम ये मानकर चल रहे हैं कि थोड़ा सा हम अपने तरफ से कुछ बेसिक नॉलेज आप लोगों को देंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या है कि कनेक्शन कितने प्रकार के होंगे, 2 प्रकार के, एक स्टार कनेक्शन और दूसरा डेल्टा कनेक्शन। स्टार कनेक्शन में क्या होगा कि आपका 3 वाइंडिंग है, ए डैश, बी डैश, सी डैश। इस 3 वाइंडिंग के 3 कॉमन पॉइंट को हम लोग क्या कर देंगे, कॉमनली कनेक्टेड कर देंगे और इस वाइंडिंग के 3 टर्मिनल को, इस तीनों वाइंडिंग के एक दूसरे 3 टर्मिनल को हम लोग क्या कर देंगे, ओपनली छोड़ देंगे। तब इस प्रकार के कनेक्शन को हम लोग किसके अंतर्गत रखेंगे, स्टार कनेक्शन के अंतर्गत रखेंगे। यानी इस स्टार कनेक्शन में आपके कितने पॉइंट कॉमनली कनेक्टेड होंगे, 3 पॉइंट कॉमनली क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे। इसका जो सिंपल फिगर है ये आपको नीचे दिख रहा है।
उसी तरीका से अगर डेल्टा कनेक्शन की बात करें तो डेल्टा कनेक्शन में आपके 3 वाइंडिंग होंगे और तीनों वाइंडिंग का कनेक्शन जो होगा वो कुछ इस तरीका से होगा। क्या होगा कि फर्स्ट वाइंडिंग का फर्स्ट टर्मिनल सेकेंड वाइंडिंग के सेकेंड टर्मिनल से क्या रहेगा, कनेक्टेड रहेगा। उसी तरीका से सेकेंड वाइंडिंग का फर्स्ट टर्मिनल थर्ड वाइंडिंग के सेकेंड टर्मिनल से क्या रहेगा, कनेक्टेड रहेगा। उसी तरीका से थर्ड वाइंडिंग का फर्स्ट टर्मिनल फर्स्ट वाइंडिंग के सेकेंड टर्मिनल से क्या रहेगा, कनेक्टेड रहेगा। और इसके 3 टर्मिनल क्या रहेंगे, 3 टर्मिनल से हम लोग क्या करेंगे, सप्लाई या तो इनपुट करेंगे या फिर आउटपुट लेंगे। तब इस प्रकार के कनेक्शन को किसके अंतर्गत रखेंगे, डेल्टा कनेक्शन के अंतर्गत रखेंगे। अब इसका जो सिंपल फिगर है वो आपको नीचे दिख रहा है। लेकिन क्या है, हम स्टार और डेल्टा कनेक्शन के बारे में तो सिंपली सीख जाते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि थोड़ा सा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हम लोग को बेसिक नॉलेज होना चाहिए इस स्टार और डेल्टा कनेक्शन के बारे में। तो हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा हम स्टार कनेक्शन के वोल्टेज और करंट के बारे में जिक्र कर रहे हैं। तो क्या होता है कि आप 2 प्रकार के वोल्टेज और 2 प्रकार के करंट का नाम सुनेंगे, एक लाइन वोल्टेज और एक फेज वोल्टेज, या फिर एक लाइन करंट और एक फेज करंट। तो जब हम लाइन वोल्टेज की बात करते हैं तो लाइन वोल्टेज का डेफिनेशन कुछ इस तरीका से होता है कि 2 फेज वायर या 2 फेज अगर हम स्टार्ट से बोले तो अगर हम लाइन वोल्टेज का जिक्र करें या लाइन वोल्टेज का जिक्र करें तो कहेंगे कि जब 2 फेज वायर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं तब उस प्रकार के वोल्टेज को हम लाइन वोल्टेज के अंतर्गत रखते हैं। लाइन वोल्टेज को किसके अंतर्गत रखेंगे, यानी लाइन वोल्टेज को कैसे डिफाइन करेंगे, तो लाइन वोल्टेज जो होता है वो 2 वायर के बीच का क्या होता है कि ये 2 फेज वायर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। किसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, अगर 2 फेज वायर के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को हम देखते हैं तब उस प्रकार के वोल्टेज को किसके अंतर्गत रखेंगे, लाइन वोल्टेज के अंतर्गत रखेंगे। क्लियर है। अगर हम फेज वोल्टेज की बात करें तो फेज वोल्टेज में हम लोग क्या कहेंगे कि फेज वोल्टेज जो होता है इसमें हम लोग 2 वायर के बीच कहीं वोल्टेज डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं, लेकिन इसमें एक फेज वायर होता है और दूसरा क्या होता है, न्यूट्रल वायर होता है। यानी उस दूसरे वायर का पोटेंशियल कितना होगा, 0 पोटेंशियल होगा। और मान लेते हैं फिजिकली वायर ना हो, न्यूट्रल वायर ना हो, तो क्या होगा कि एक ऐसा पॉइंट होगा जिसका पोटेंशियल कितना होगा, 0 होगा। और अगर उसके रिस्पेक्ट में किसी फेज वायर का पोटेंशियल देखते हैं तब उस प्रकार के पोटेंशियल डिफरेंस को किसके अंतर्गत रखेंगे, फेज वोल्टेज के अंतर्गत रखेंगे। क्लियर हो चुका होगा। लाइन वोल्टेज जो होता है वो 2 फेज वायर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और फेज वोल्टेज जो होता है वो इसमें एक फेज वोल्टेज यानी एक फेज वायर और दूसरा एक न्यूट्रल वायर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अगर आपका फिजिकल न्यूट्रल वायर नहीं है तो कोई ऐसा पॉइंट होगा जिसका पोटेंशियल 0 होगा, और उसके रिस्पेक्ट में अगर किसी का फेज वायर का पोटेंशियल चेक करना है तब उस प्रकार के पोटेंशियल डिफरेंस को फेज वोल्टेज के अंतर्गत रखते हैं। क्लियर है। तो अब क्या है कि इसमें हम रिलेशन देखेंगे कि स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन में कैसा रिलेशन होता है, फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज, फेज करंट और लाइन करंट के बीच। ठीक है। तो यही मेन है हम लोग का, न्यूमेरिकल में हमारा काम करेगा, लेकिन हम इसको बेसिक नॉलेज में रख लेते हैं। तो क्या है कि ये मान लीजिए ये कौन सा पॉइंट है, न्यूट्रल पॉइंट है, और ये कौन सा पॉइंट है, A B C, ये फेज पॉइंट है। ठीक है। तो 2 वायर फेज वायर कौन है हमारे, ये फेज वायर है। तो इनके बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को किसके अंतर्गत रखेंगे, लाइन वोल्टेज के अंतर्गत रखेंगे। और ये न्यूट्रल पॉइंट है तो इन दोनों के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को किसके अंतर्गत रखेंगे, फेज वोल्टेज के अंतर्गत रखेंगे। यहाँ से जो करंट जा रहा है वो लाइन करंट होगा, और जो वायर में करंट जाएगा, वाइंडिंग में करंट जाएगा, वो कौन सा करंट होगा, फेज करंट। तो इसमें थोड़ा सा हम बेसिक नॉलेज रखते हैं, आप याद रखिएगा। जो इसका आगे प्रूफ भी है, हम आगे चलकर प्रूफ भी कर देंगे जब हम रोटेशनल फेजर डायग्राम और इंस्टैंटेनियस फेजर डायग्राम 3 फेज सिस्टम का पढ़ेंगे तो वहां पर आपका प्रूफ भी है। लेकिन अभी थोड़ा सा हम बेसिक नॉलेज रखते हैं, और क्या है कि याद भी रखेंगे इसको कि जो लाइन वोल्टेज होता है स्टार कनेक्शन में, जो लाइन वोल्टेज होता है स्टार कनेक्शन में वो √3 टाइम्स होता है किसके, फेज वोल्टेज के √3 टाइम्स होता है। क्लियर है। उसी तरीका से जो आपका लाइन करंट होता है वो फेज करंट के बराबर होता है, किसमें, स्टार कनेक्शन में। आप ध्यान से भी देख सकते हो, इस 2 वायर के बीच का जो वोल्टेज डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वो लाइन वोल्टेज के नाम से आता है, और इन दोनों वायर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फेज वोल्टेज के नाम से आता है। तो जब हम स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज को फेज वोल्टेज से कंपेयर करते हैं तब हम लिखते हैं कि जो लाइन वोल्टेज होगा वो 3 टाइम्स होगा किसके,
फेज वोल्टेज के। लेकिन आप ध्यान दोगे अगर लाइन करंट और फेज करंट में तो क्या होगा कि ये जो वायर से लाइन करंट जा रहा है उसी वायर से कौन गुजर रहा है, फेज करंट गुजर रहा है। यानी कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी स्टार कनेक्शन में फेज लाइन वोल्टेज √3 टाइम्स होता है फेज वोल्टेज के, और लाइन करंट फेज वोल्टेज फेज करंट के बराबर होता है। उसी तरीका से अगर हम जिक्र करते हैं आपका डेल्टा कनेक्शन में, अगर डेल्टा कनेक्शन में जिक्र करें तो डेल्टा कनेक्शन कुछ इस तरीका से होते हैं। और डेल्टा कनेक्शन में अगर हम जिक्र करते हैं तो ये आपका दो फेज वायर के बीच का कौन सा वायर वोल्टेज का आएगा, लाइन वोल्टेज, और ये क्या कहलाएगा, फेज वोल्टेज। क्लियर है। और यहाँ पर आपका लाइन करंट की बात करें तो ये हमारा लाइन करंट होगा, और ये हमारा कौन सा करंट हो जाएगा, फेज करंट। तो जब हम डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बीच में रिलेशन देखेंगे तो देखेंगे कि जो लाइन वोल्टेज है वही क्या है, फेज वोल्टेज है। यानी कहीं ना कहीं लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज डेल्टा कनेक्शन में क्या होंगे, इक्वल होंगे। लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज डेल्टा कनेक्शन में क्या होंगे, इक्वल होंगे। और जब करंट की जिक्र करेंगे तो लाइन करंट जो होगा वो फेज करंट के √3 टाइम्स होगा। क्लियर। ये आपके न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिक नॉलेज में आपको रखने हैं। ये नेटवर्क की थोड़ी सी बातें थी लेकिन बेसिक नॉलेज के लिए हमें जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे की। थोड़ा सा हम लोग अब चैप्टर में इंटरव्यू करते हैं पूरी तरीका से, ताकि अगले लेक्चर में हम पूरी तरीका से चैप्टर में इंटर कर चुके हों और बहुत कुछ नॉलेज भी रख चुके हैं। ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं आपको थ्री फेज इंडक्शन मोटर। जिसका हम थोड़ा सा बेसिक नॉलेज तो दिए थे लेकिन हम मान के चल रहे हैं फिर से स्टार्ट करें। तो देखिए क्या है कि जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर होता है इसको